आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि सी धारिता एवं क्यू आवेश वाले एक संग्रहित स्थिर वैद्युत ऊर्जा के लिए व्यंजक हमें उत्पन्न करना है, जहां पहले संग्रहित ऊर्जा और दूसरा संधारित्र के भीतर के क्षेत्र कैसे प्रभावित होंगे जब इसे के परावैद्युतांक वाले किसी परावैद्युत पदार्थ से पूर्णतः भर दिया जाता है। ठीक, इसे केवल समझाने के लिए हमने एक संधारित्र लिया। संधारित्र चूंकि दो प्लेटों से मिलकर के बना होता है, चालक प्लेटों से मिलकर के बना, उसे अगर क्यू आवेश दिया गया, ठीक है, एक प्लेट को अगर पहले प्लेट को ए हमने कह दिया, दूसरे प्लेट को बी हमने कह दिया और दूसरा प्लेट पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो उसका विभव कुल मिलाकर के तो शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस प्लेट ए को क्यू आवेश प्रदान करते हैं तो विभव का मान यहाँ पर क्या हो जाता है, वी मान लीजिए हो जाता है। ठीक है, विभवांतर दोनों प्लेटों के मध्य अगर वी हो जाता है। ठीक, और इस तरह से इस संधारित्र की धारिता को अगर हमने सी माना, ठीक है, अब दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी को भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने उसे स्मॉल डी मान लिया है। ठीक है, तो हमने केवल एक उदाहरण के तौर पर बताया कि एक संधारित्र है, उसमें हमें स्थिर वैद्युत ऊर्जा के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर प्रत्येक संधारित्र यहाँ पर है, उसे आवेशित करने के लिए जितना कार्य हमें करना पड़ता है, यही कार्य उस संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी भी संधारित्र के आवेशन की बात करते हैं तो आवेशन की प्रक्रिया जो है वो दूसरी प्लेट से पहली प्लेट में जो आवेश है उसका स्थानांतरण जो होता है, इस प्रक्रिया के बराबर हम कह सकते हैं कि संपूर्ण आवेश को अगर हम दूसरी प्लेट से एक साथ दूसरी प्लेट से पहली प्लेट में अगर ले जाना चाहें, ठीक है, तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए छोटे छोटे भाग में आवेशों को दूसरी प्लेट से पहली प्लेट की तरफ भेजा जाता है। ठीक, तो इस तरह से जो ऊर्जा वहां पर होती है, संचित होती है, उसे ही कुल मिलाकर के हम संचित स्थितिज ऊर्जा कह पाएंगे। अगर हम चलते हैं कि क्यू आवेश जो है वो ए प्लेट को मिला था, वो प्रेरित होकर के बी प्लेट पर गया है। अभी हम केवल एक छोटे से हिस्से की बात करेंगे। तो चूंकि आवेश क्यू डैश यहाँ पर मान लीजिए ए प्लेट पर मौजूद है और यहाँ पर बी प्लेट पर मौजूद है ऋणात्मक उससे क्यू डैश। अब तरह से इन दोनों प्लेटों के मध्य जो विभव का मान होगा उसे हम वी डैश कहेंगे। ठीक है, वी डैश का मान कितना होगा, वी डैश का मान होगा क्यू डैश बटे सी के रूप में। ठीक है, सी धारिता को प्रदर्शित करता है, धारिता यहाँ पर बदलने नहीं वाली है। अब इस क्षण पर अतिरिक्त आवेश मान लीजिए डी क्यू है। ठीक है, डी क्यू डैश अगर हम दूसरी प्लेट से पहली प्लेट में ले जाना चाहें, ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि दूसरी प्लेट से पहली प्लेट में जो ऊर्जा अगर हम ले जाते हैं, ठीक है, आवेश हम ले जाते हैं तो वो ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो इस तरह से डी क्यू डैश आवेश को अगर हमें दूसरी प्लेट से पहली प्लेट में ले जाना है तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा, तो छोटे से आवेश के लिए इसका मान कितना होगा, ये डी डब्ल्यू होगा। डी डब्ल्यू का मान कितना, डी डब्ल्यू का मान होता है वी डैश डी क्यू डैश के रूप में। ठीक है, तो इसका मान कितना, तो इसे हम लिखेंगे क्यू डैश बटे सी डी क्यू डैश। ठीक, तो अगर हमने तो इस सिर्फ छोटे से आवेश के लिए बात करी तो कार्य का परिमाण हमने डी डब्ल्यू के रूप में व्यक्त किया। अब देखिए इसी को अगर हम संपूर्ण आवेश की बात कर लें तो संपूर्ण आवेश को स्थानांतरित करने के लिए अगर हम कुल कार्य की बात कर देते हैं, ठीक है, तो इसे हम किससे व्यक्त करेंगे, डब्ल्यू से। ठीक, डब्ल्यू का मान कितना होगा, डब्ल्यू का मान होगा 0 से आवेश क्यू तक के लिए स्थानांतरित करने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्यू डैश बटे सी मान देखा ही था और यहाँ पर डी क्यू डैश था। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम W का मान अगर निकालना चाहें तो C को 1/C को हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर एक मान निकाल लिया 0 से Q और यहाँ पर Q डैश डी क्यू डैश। ठीक, तो इसके मान को अगर हमने हल किया तो W का मान कितना आता है, 1/C तो यहाँ पर होगा ही, यहाँ पर हम बोल देते हैं Q डैश स्क्वायर बटे 2 के रूप में आता है और इसका मान 0 से Q के मध्य होगा। ठीक, तो इसे हम क्या लिख पाएंगे, W के रूप में इसके मान को हम लिख पाते हैं Q स्क्वायर बटे 2 सी के रूप में। ठीक है, या 1/2 क्यू स्क्वायर सी के रूप में हम इसके मान को लिख सकते हैं। तो ये कुल किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है और यही कार्य जो है उस संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सूत्र रहा। अब देखिए इसी सूत्र को अलग अलग टर्म्स में अगर हम देखना चाहें, चूंकि हम जानते हैं कि क्यू का जो मान है वो किसके बराबर होता है, सी गुणा वी के बराबर होता है। ठीक, तो इसी बीच पे अगर हम W के और मान लिखना चाहें तो या करके हम लिख सकते हैं, या करके अगर हम W का दूसरा मान लिखना चाहें तो वो क्या होगा, ये यहाँ पर बन सकता है 1/2 CV स्क्वायर के रूप में, एक मान ये रह गया। इसके अलावा एक और मान हम रख सकते हैं यहाँ पर, या करके W का मान वो कितना रहता है, वो अब आएगा Q और V के टर्म में। तो 1/2 हमने कहा Q V के टर्म में और ये क्या बन गया, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र रहा। अब देखिए ये तो हमें बोला गया था सिद्ध कर रहे हैं। ठीक, अब उसके लिए हमें क्या करना है, व्यंजक तो हमने सिद्ध कर लिया। अब संग्रहित ऊर्जा जो है और संधारित्र के भीतर जो क्षेत्र है
ये कैसे प्रभावित होते हैं अगर हम के परावैद्युतांक वाले परावैद्युत पदार्थ का उपयोग यहाँ पर करते हैं, मतलब इन दोनों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य अभी कोई पदार्थ नहीं था, ठीक है। के मतलब अगर हम परावैद्युतांक की बात करते थे तो वायु की उपस्थिति में के का मान तो एक ही होता है, वायु के लिए के का मान एक होता है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक परावैद्युत पदार्थ हम रख भी दें तो क्या परिवर्तन हो रहा है, ये जो कार्य होंगे ये U के रूप में प्रस्तुत होंगे, क्योंकि ये अब ये स्थितिज ऊर्जा को बता रहे हैं। तो U के रूप में हमने इन तीनों के मानों को रख दिया। सबसे पहले तो इसके लिए हमें समझना होगा कि अगर हम परावैद्युतांक वाले किसी परावैद्युत पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं तो परिवर्तन किस में आ रहा है। स्वाभाविक रूप से अगर हमने आवेश की बात करी है, कैपिटल Q आवेश मान लीजिए है, और वो r दूरी पर विभव के मान को देखें तो पहले विभव का मान कितना मिलेगा, पहले विभव का मान यहाँ पर V के रूप में मिलता है, पहले सामान्य रूप से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश स्मॉल q है और अभी हम दूरी की बात करते हैं तो वो r है, ठीक है। ये पहली स्थिति होती है। अब अगर हमने के परावैद्युतांक वाले पदार्थ का उपयोग कर लिया, परावैद्युत पदार्थ का उपयोग कर लिया, तो इसके मान को हम v डैश के रूप में लिखेंगे, जिसका मान कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर हम लेते हैं k आएगा और q बटे स्मॉल r आता है, ठीक है। तो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति दोनों की तुलना कर दें कि विभव के मान में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो विभव का मान अगर हम देखते हैं तो v डैश के रूप में इसका मान किसके बराबर आता है, इसका मान k के बराबर आता है, ठीक है। तो ये रह गया इतना मान। अब अगर विभव के मान में परिवर्तन आता है तो हमें क्या क्या पूछा गया, ऊर्जा की बात की जा रही है, तो देख लेते हैं ऊर्जा क्या परिवर्तित होती है। ऊर्जा का मान किससे व्यक्त होता है, U से व्यक्त होता है, तो विभव वाले सूत्र से ही देखेंगे। तो चलिए हम तीसरा सूत्र देख लेते हैं। W का मान अगर ऊर्जा के रूप में हम ले रहे हैं तो यहाँ पर मान बन रहा है 1/2 Q और V, ठीक। दूसरी स्थिति पर क्या बन जाएगा, इससे ये तो समझ में आ रहा है कि U का जो मान है V के समानुपाती है। तो पहली स्थिति पर U का मान U है, दूसरी स्थिति पर U का मान U डैश हो जाता है, ठीक। और ये मान कितना V/V डैश। अब देखिए V/V डैश को हमने क्या निकाल रखा है, K। तो इस तरह से U डैश का मान हमारे पास आता है K, और इससे हमें समझ में ये आ रहा है कि दूसरी स्थिति पर जब ऊर्जा का मान होता है वो पहली स्थिति पर जो मान है और परावैद्युतांक पदार्थ के अनुपात के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में चालक या संधारित्र की ऊर्जा वायु या निर्वात की तुलना में 1/k गुनी हो जाती है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।